माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PW ओनली IAS। जैसे कि आपको पता है कि कई दिनों से लगातार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है कि उत्तराखंड में UCC आने वाला है। तो ये चीज़ देखो कल हो चुकी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार, जिसके लीडर आप कह सकते हो कि पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, उनके द्वारा UCC का जो प्रपोजल है, बिल है, वो कल वहाँ की विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अब उस पर आज बातचीत भी हो रही है, कल भी स्टार्ट हो गई थी उस पर बातचीत, डिस्कशंस, और उसके बाद में आज वोटिंग होकर के अल्टीमेटली गवर्नर की जब एसेंट मिल जाएगी तो वो ये एक्ट बन जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के आधार पर इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमारे लिए इस पर्टिकुलर एक्ट या कोड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनके बारे में हम जानेंगे, जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को भी एड्रेस करने की बात की है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के ऊपर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अटैक मानती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ हिंदू पर्सनल लॉज में भी, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ हिंदू सिविल लॉज में भी कुछ चेंजेस लाने की यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं, उनको हम समझेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को यहाँ पर एक्सक्लूड भी किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो, PW ओनली IAS के द्वारा UPSC और स्टेट PSC फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंटीग्रेटेड मैनर में अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए। एडमिशन्स ओपन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर। और आप जानोगे कि यहाँ पर ये ऑफलाइन जो बैचेज हैं, यहाँ पर मुखर्जी नगर में चल रहा है, करोल बाग में, लखनऊ और पटना, चारों सेंटर्स पे ये कंडक्ट हो रहा है। प्लस ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम CTR मॉडल बेस्ड आपको अप्रोच प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि एक कहते हैं ना कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, जिसमें क्लास टेस्ट रिव्यू कॉन्सेप्ट को आप CTR बोल सकते हो। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, पूरी डिटेल दी हुई है, लिंक दिए हुए हैं, या फिर आपके सामने ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप आराम से रीच आउट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम आए तो। अब देखो, सबसे पहली चीज तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सरकार है, स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हमेशा एफर्टफुल रहेगी कि देश में जितने भी लोग रहते हैं, इंडियन यूनियन टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए कॉमन सिविल नॉर्म्स आप इंप्लीमेंट करो। अब वो सिविल नॉर्म्स का मतलब, जैसे आप देख सकते हो, अडॉप्शन से रिलेटेड गोद लेने का जो मामला है, शादी का मामला आ गया, डाइवोर्स का मामला आ गया, प्रॉपर्टी एक्विजिशन से या फिर प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डे टू डे लाइफ में जो भी जनरल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लॉ होना चाहिए। और ये लॉ जो है वो कहीं ना कहीं सेक्युलर आइडिया पे बेस्ड है कि यहाँ पर आप किसी भी धर्म के पर्सनल लॉज को अपहेल्ड ना करते हुए ये देखा जाएगा कि सभी धर्म जो है वो मोर और लेस UCC को फॉलो करे। ठीक है, और ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से है, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट के आधार पर बाद में कभी ऐड किया गया हो। गोवा वाली बात मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि यहाँ पर गोवा में पोर्चुगीज का रूल चलता था, तो पोर्चुगीज के समय पर देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता आया है जो कि अभी भी इंप्लीमेंट हो रहा है। बट अब यहाँ पर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस की बात करें तो ये UK में उत्तराखंड जो है ये पहला स्टेट बन रहा है जहाँ पर इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हमें ये चीज़ जरूर ध्यान रख लेनी है, गोवा में ऑलरेडी है बट वो पोर्चुगीज के टाइम की है। अब यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा क्यों ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखो, इसमें सीधी सीधी बात करें ना तो एक तो शादी को लेकर के चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर प्रोविजन क्या किया गया है कि लड़की की शादी कम से कम 18 और लड़के की शादी कम से कम 21 साल होगी तब शादी की जा सकती है। ये एग्जैक्टली वही प्रोविजंस है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 या स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के तहत चल रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर हम इस्लामिक सिस्टम की बात करें ना तो वहां पर सीधी बात ये आती है कि लड़की जो है जब एक तरीके से प्यूबर्टी ज्वाइन कर ले, मतलब 13 साल से ज़्यादा की हो जाए, तो वो शादी कर सकती है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि प्यूबर्टी वाला मामला यहाँ पर अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 18 साल और 21 साल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया गया है उत्तराखंड में।
इसके अलावा आप देखोगे कि जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें भी तो ये बताया ना कि माइनर बच्चे मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की या लड़का कोई है तो उनके साथ में अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो भी तो क्रिमिनलाइज कंसिडर किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये प्यूबर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई जवान हो गई लड़की तो शादी कर दो, तो वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अब 18 और 21 साल वाला जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे पर्सनल लॉज के ऊपर आपने ये अटैक किया है। दूसरी बात आ रही है सक्सेशन की। सक्सेशन का मतलब प्रॉपर्टी किसके हाथ जाएगी, ठीक है, माता पिता या फिर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसकी प्रॉपर्टी के हकदार कौन होंगे अगर वो बंदा एक्सपायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू कराने के दो तरीके हैं। एक तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जिसमें क्या होती है, एक विल होती है जिसमें आप अपनी इच्छा जो है वो डॉक्यूमेंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा करके और बोल देते हो कि हाँ जी मेरी ये प्रॉपर्टी इसके हाथ लगेगी। पर वहीं पर इंटेस्टेट करके सक्सेशन का प्रोविजन हो रहा है जहां पर अगर विल नहीं हो, दैट मींस आपने लीगल डिक्लेरेशन नहीं कर रखा कि मेरी प्रॉपर्टी का कौन हकदार होगा मेरे बाद में, तो वो इंटेस्टेट हो जाता है। अब होता क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करें ना तो उसमें तो ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर एक इंडिविजुअल के पास में कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका 1/3 हिस्सा तो वो अपने हिसाब से जिसको देना चाहे वो दे सकता है, चाहे बेटा हो बेटी हो किसी को भी है दे सकता है। और रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी होगी वो कुरान और हदीथ के अकॉर्डिंग जो है, मतलब उनके मुस्लिम पर्सनल लॉज, उनकी जो खुद की गवर्निंग बुक है उसके अकॉर्डिंग आगे सक्सीड किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि फिर बाद में उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाएगा। तो यहां पर 1/3 जो प्रॉपर्टी है ना उसको ही केवल विल के अंडर कंसिडर किया हुआ है कि इंडिविजुअल अपनी चॉइस से किसी को दे सकता है। बट अब ये यूसीसी जैसे इंप्लीमेंट होगा ना तो इसमें क्या प्रोविजन डाल दिया कि भाई सीधी बात है कि यहां पर इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का 1/3 नहीं, कंप्लीट 100% जो पार्ट है उसको अपने हिसाब से किसी को भी देना चाहे उसको दे सकता है। तो इस तरीके से सक्सेशन से रिलेटेड जो नियम है उसको भी चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सक्सेशन वाला जो सिस्टम है ना ये इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 के तहत इसी तरीके से इंप्लीमेंट करवाता है कि भाई प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आप अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को जिसको देना चाहते हो उसको दे दो, अपनी विल लिख दो, अपना डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवा करके, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है शादी से रिलेटेड कि बाईगैमी या पॉलीगैमी, दैट मींस एक इंडिविजुअल और दो या दो से ज्यादा से शादी करे, चाहे फिर वो मेल हो तो फीमेल्स के साथ में या फीमेल हो तो मेल्स के साथ में, तो उसको भी यहाँ पर रोका गया है। और साफ साफ ये कहा गया है कि अगर आपकी ऑलरेडी शादी चल रही है और फिर उसके अलावा दूसरी शादी करते हो तो वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट कंसिडर होगा। तो इसको लेकर के भी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक वाला तो ऑलरेडी आपको पता ही है, वो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी क्रिमिनलाइज कर दिया है। इसके अलावा इद्दत या इदा जिसको बोलते हैं और निकाह हलाला इसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया। ये क्या होता है इसको थोड़ा हमें समझना होगा। देखो इद्दत और हलाला की बात करें ना तो इसका मतलब ये होता है, निकाह हलाला की पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने शादी कर रखी है, अब मान लो कि डाइवोर्स हो गई तो हस्बैंड एक साइड चला गया, वाइफ अपनी खुद की लाइफ में बिजी। अब सवाल ये आता है कि ये दोबारा मतलब रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अब इनको क्या करना पड़ेगा कि पहले वाइफ है ना उसको दूसरे इंडिविजुअल से शादी करनी पड़ेगी और उस दूसरे इंडिविजुअल से शादी करके या तो उस दूसरे इंडिविजुअल की डेथ हो जाए या उसको डाइवोर्स दे और फिर वो वाइफ आकर के अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ में रीयूनाइट हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया निकाह हलाला। इसका मतलब एक लंबा वेट करना पड़ेगा एक महिला को अगर वो अपने पहले वाले हस्बैंड से रीयूनाइट करना चाहे तो इस चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया, बोला एक तरीके से ये इलीगल हो गया। दूसरी चीज ये बोल दी इद्दत। मान लो एक वाइफ है, हस्बैंड है, अब हस्बैंड की या तो डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया, तो ऐसे में अगर वाइफ को शादी करनी है मतलब औरत को फर्दर कोई दूसरी रिलेशनशिप में जाना है तो उसको एक लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो वो हो गया इद्दत। तो यहां पर ये जो इंतजार है या डिले जो हो रहा है कि एक डिसीजन है मतलब एक अपनी फैमिली को कंटिन्यू करने का, उसमें एक लेडी को एक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो इसको यहां पर बिल्कुल रोक दिया। तो निकाह हलाला और इद्दत दोनों को क्रिमिनलाइज कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये तो देखो मुस्लिम पक्ष के लिए जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो हैं। अब हिंदू पक्ष की बात करें तो यहां पर तो सीधा सीधा पॉइंट है। एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर्टीज होती है ना, देखो एक तो आपको दादा परदादा उनसे मिली हुई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है और एक आप खुद खरीद करके जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इसको दोनों को बिल्कुल सेपरेट किया गया है।
वो कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि एक इंडिविजुअल अगर अपनी प्रॉपर्टी अर्न करता है तो उसको पूरी राइट है कि वो अपनी विल के हिसाब से जिसको चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी दे दे। तो वो तो होगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब आपको आपके पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी है। तो वहां पर एक इंडिविजुअल अपनी चॉइस से उस प्रॉपर्टी को हर किसी को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल के दादा के द्वारा कोई प्रॉपर्टी अगर दी गई है और उस प्रॉपर्टी को वो मन में आए जैसे बेचने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पिताजी ही उस प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब अलाउड नहीं होगी उत्तराखंड में। वहां पर जो बाकी डिपेंडेंट्स हैं, जैसे आपकी मदर हो गई, आप भी हो गए, आपकी दादी हो गई, उन लोगों से मिल करके पूरा प्रॉपर कंसल्टेशन करके ही आपके पिताजी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन ले पाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो आप जो हो, चाहे आप हो, आपके पिताजी हो, तो आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो किसको देना है किसको नहीं देना। और वहीं दूसरी तरफ अगर यहां पर मामला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आ गया तो आप वहां पर इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते। साथ में ये भी चेंज लाया गया है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सक्सेशन जो रहने वाला है उसमें फर्स्ट तो ये रहेगा कि जो क्लास वन के जो सक्सेशर्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है तो क्लास वन में कौन हो गए, या तो हस्बैंड या वाइफ या उसके बच्चे, वो उसके क्लास वन सब और पेरेंट्स, वो उसके क्लास वन एक तरीके से रिलेटिव हैं, उनकी हिस्सेदारी में आ जाएगी प्रॉपर्टी अगर उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो। और अगर इनकी एब्सेंस की बात करें तो फिर बाद में क्लास 2 लेवल के लोग भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाएंगे प्रॉपर्टी में। क्लास 2 में कौन आते हैं, सिबलिंग्स, जैसे कि भाई की प्रॉपर्टी है तो उसके बाद में अगर भाई के सक्सेसर कोई है ही नहीं, ठीक है, क्लास 1 में ना तो बच्चे हैं, ना बीवी है, ना माता पिता है, तो ऐसे में जो बहन और भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी के हकदार बन सकते हैं, अब के जो प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रॉपर्टी सक्सेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोपर्सिनरी राइट्स का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी अगर पिता की है तो उसमें बराबर के कितने लोग हैं जिनके बीच में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाली है। तो यहाँ पर मुद्दा जो था वो यही था कि प्रॉपर्टी डिवाइड कैसे होगी। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी में अब बहन भाई जो हैं वो भी हिस्सेदार बन सकते हैं, और एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी में अब हिस्सेदार माता पिता भी बन सकते हैं। और इसके पीछे एक प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आजकल जो है अनटाइमली डेथ्स होने लग गई ना, इस वजह से ये कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखना। और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी प्रोविजन रखा गया है कि आपको समय रहते हुए, जैसे आप लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए, एक शादी में रहते हुए किसी और के साथ में लिव इन रिलेशन या कोई भी तरीके का आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो तो वो क्रिमिनलाइज्ड कंसिडर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक छोटी सी समरी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई चीजें आप सम अप कर सकते हो। नंबर 1, हलाला और इद्दत, इसको आपने क्रिमिनलाइज कर दिया, ट्रिपल तलाक पहले से था। इसके अलावा पॉलीगैमी की बात कर लो, ठीक है, पॉलीगैमी बाईगैमी इसको आपने बैन कर दिया। कहने का मतलब किसी भी धर्म से हो आप एक से ज़्यादा बीवी या एक से ज़्यादा पति नहीं रख सकते। डाइवोर्स राइट्स में हस्बैंड और वाइफ दोनों को इक्वल राइट्स दे दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो लिव इन रिलेशनशिप में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा हो या फिर बेटी हो, उनके बीच में प्रॉपर्टी डिवीजन एकदम बराबर होने वाला है, चाहे फिर वो बेटा या बेटी सरोगेसी मतलब किराए की कोख से पैदा होया हुआ हो या फिर अडॉप्टेड हो, उसमें हकदार एकदम बराबर रहेंगे। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अम्ब्रेला से। तो कुल मिलाकर के एक हमने जिस्ट लिया कि एक्चुअल में क्या तो है इसके अंदर पूरे प्रोविजंस और क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। क्योंकि चाहे मैरिज की बात करो, चाहे सक्सेशन की बात करो या फिर कुछ और प्रोविजंस की बात करो जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में कुछ और तरीके से चल रहे थे, बट यूसीसी के बाद में अब वहां पर चेंजेस दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपके लिए लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे डीपीएसपीज में कौन सी प्रोविजन नहीं दी हुई है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताइए। और बाकी अपनी राय भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के। थैंक यू।